ओके, सो आपका जो यूनिट नंबर आखिरी यूनिट है आपके, उसमें नैनो साइंस का एक टॉपिक है आपके पास। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं और वो सारे पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद और जो ये हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये स्क्रीन के नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर ले रहे हैं जो कि नैनो साइंस के टॉपिक से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिए, आपका सिलेबस 22-23 के सेशन में बदला था, तो आपने उसका एक पेपर 2023 में दिया एक सेमेस्टर में, फिर 2023 में जो दूसरा सेमेस्टर हुआ, मतलब जो 2023-24 सेशन में जो एडमिशन लिए उनका हुआ, 2024 में दो पेपर हुए इसके। तो इस तरह से अभी नए सिलेबस के हिसाब से आपके पास 2 सालों में ही कुछ पेपर हैं। तो उन 2 सालों के पेपर के पैटर्न को देख करके बता सकते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन को ही घुमा घुमा के पूछा जाता है। इनके कुछ वेरिएशंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये जो 5-6 पन्ने हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए। और अगर आप समझ जा रहे हैं उसका बेसिक आइडिया क्या है, तो आप उससे भी छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हो और जो मेन क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये है कि व्हाट आर द नैनो मटेरियल्स एंड राइट सम एग्जाम्पल। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। देखो, ऐसा होता है कि इसकी इस नैनो मटेरियल कहने की एक स्पेसिफिक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि होता क्या है, आपको एक चीज़ मालूम होगी कि स्केल पे अगर आप देखें, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर स्केल की बात करें तो 10⁻⁻10 जो होता है उसको 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये एटॉमिक स्केल होती है, मतलब एटम इस लेवल के होते हैं, इस साइज के होते हैं। अगर हम इसका थोड़ा 10 गुना ले लें तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। इस -9 मीटर को 1 नैनोमीटर कहते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 1 नैनोमीटर है, यानी कि 10⁻⁹ है, या 100 नैनोमीटर है। अब अगर 100 नैनोमीटर का मतलब है 100 इंटू 10⁻⁹ जो हो जाएगा 10⁻7 मीटर। तो परिभाषा बच्चा यहाँ से ये निकल के आती है कि आपके पास कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है जिसकी डायमेंशन, अब इसकी डायमेंशन मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब चीज़ें हैं। अगर वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में है तो आप उस चीज़ को 1 नैनोमीटर कहो, वो नैनो मटेरियल कहलाएगा। अगर वो 1 नैनोमीटर से छोटा है तो एटॉमिक स्केल हो जाएगी, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो मेजर स्केल पे वो चला जाता है। दूसरी तरह से उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे कह रही है कि नैनो मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विथ स्ट्रक्चर फीचर्स एट द नैनो स्केल। मतलब उनकी स्ट्रक्चरल फीचर क्या होते हैं, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई, उनका रेडियस सिलिंड्रिकल है, तो ये सब नैनो स्केल में होता है। एंड व्हाट इज नैनो स्केल? 1 to 100 नैनोमीटर इज उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। इसके नैनो स्केल का मतलब होता है। तो इसको अगर कंसोलिडेट करोगे तो आप ये कहोगे कि मटेरियल्स वो मटेरियल जिनकी स्ट्रक्चरल फीचर में उनकी लेंथ, विड्थ, रेडियस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में है तो उनको हम नैनो मटेरियल कह सकते हैं। एट दिस स्केल द मटेरियल एग्जिबिट यूनिक फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन कंपैरिजन टू द बल्क मटेरियल्स। क्या खास बात होगी नैनो मटेरियल की? जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट नैनो स्केल पहुंचता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कैसा दिख रहा है। जैसे गोल्ड है, नैनो लेवल पे जाओगे तो वो मतलब ट्रांसपेरेंट आई थिंक हो जाता है गोल्ड मटेरियल जो होता है। वैसे कुछ मटेरियल होते हैं जिनको आप सोल्यूशन फॉर्म में, सॉल्ट जेल में बनाओगे तो वो अलग अलग रंग से चमकते हैं, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कई मटेरियल्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। नॉर्मल साइज में लोगे तो वो रिएक्टिव नहीं होंगे, मतलब वो किसी केमिकल से या रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे नैनो स्केल पहुंचेंगे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जैसे कार्बन नैनो ट्यूब है, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी इलेक्ट्रिकल बैलिस्टिक, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा क्वांटम डॉट्स वगैरह जो होते हैं, जो अलग तरह के यूनिक ऑप्टिकल फीचर्स शो करते हैं। तो हम ये कहेंगे मटेरियल जैसे नैनो स्केल पे जाता है कुछ अपनी अलग तरह की प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देता है, और इसी वजह से नैनो मटेरियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि सच मटेरियल्स हैव हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एंड सो क्वांटम इफेक्ट। मेन चीज़ ये है कि जैसे नैनो स्केल पे जाते हो तो क्वांटम फिजिक्स के रूल काम करने शुरू कर देते हैं, जो कि एक अलग तरह के प्रॉपर्टी हमको दिखाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कार्बन नैनो ट्यूब है, नैनो वायर्स है, थिन फिल्म है, ग्रेफीन है, ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो नैनो मटेरियल होते हैं, जो नैनो स्केल के रेंज में आते हैं। एप्लीकेशन भाई साहब कहाँ कहाँ होता है? अब बहुत सारी एप्लीकेशन आज की डेट में है। ड्रग डिलीवरी के लिए,
मिनिएचराइजेशन के लिए, छोटे छोटे स्केल के इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है उनके लिए, सोलर फ्यूल सेल, वाटर प्योरीफिकेशंस, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है। मेडिकल इंडस्ट्री में, नॉर्मल इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, पेंट टेक्नोलॉजी में, ड्रग्स में, मतलब ह्यूज एन नंबर ऑफ इनके एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इनकी जिनको कि हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, फिर अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चा यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड राइट अ डिफरेंस। ये दोनों चीज़ें कई बार हमको लगता है एक ही तो है, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, उनके बीच में कोई अंतर होता है? तो भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में जो अंतर है मोटा मोटा तौर पे, वही अंतर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के बीच में है। अब इस पर कई सारी बहस है, कई तरह की परिभाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आज की साइंस है वो कल की टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे प्रिंसिपल, साइंस के प्रिंसिपल है वही टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे उस तरह की बहस नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द मटेरियल्स एट द नैनो स्केल। आप नैनो स्केल के बारे में जानते हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की जो रेंज होती है उसको नैनो स्केल कहते हैं। तो जब हम इस रेंज के अंदर मटेरियल्स जो होते हैं उनके बदलने से क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, उस लेवल पे उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से फिनोमेना शो करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो नैनो साइंस की आती है बात ही रे। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज व्हेन डायमेंशंस आर रिड्यूस टू द नैनोमीटर रेंज। तो बेसिकली साइंस जो भी हमारी बेसिक साइंस है, हमारी जो कोर साइंस है, उसका एक सवाल होता है क्यों। अगर कोई मटेरियल 10⁻⁹ मीटर के रेंज में पहुंच गया तो उसकी रिएक्टिविटी क्यों चेंज हुई, वाई। दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग। यू आर सर्चिंग सम आंसर्स जो कि वाई के साथ जुड़े हैं। मतलब अब इसके चेंज होने से इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट वाई, ऐसा क्यों हुआ। अब उसको ढूंढने के लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। हम देखते हैं कि क्वांटम लेवल पे, उस माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे जाकर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग वहाँ पर समझ रहे होते हैं। हमारा मेन मकसद होता है सिस्टम को समझना, क्यों ऐसा हो रहा है। सो अब लिखा है दिस इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ द क्वांटम इफेक्ट ड्यू टू द क्वांटम कन्फाइनमेंट, रिएक्टिविटी एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन, चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड द कलर एंड कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। अब इसको समझने में हम देखते हैं कि कैसे क्वांटम कन्फाइनमेंट की वजह से उसमें क्या क्या बदलाव आ रहा है। ये मतलब हमारा मेन मकसद है यहाँ पर टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपन विद द मटेरियल व्हेन इट कन्वर्टेड टू द नैनो स्केल रेंज। अब जो दूसरी बात है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या कहती है। नैनो टेक्नोलॉजी के सवाल कुछ अलग हैं। वो ऐसा कहती है ठीक है जिन भी कारणों से होते होंगे, बट हाउ वी कैन यूज इट। मतलब हम सिर्फ दिन का दिन ऐसे नहीं व्यतीत कर देंगे कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। चलो जो हुआ, नैनो स्केल पे जाते ही वो अपना रंग बदलता है मटेरियल। चलो इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या इसको हम सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं, क्या इस रंग बदलने की प्रॉपर्टी को हम किसी ग्लूकोज टेस्टिंग से जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक टेस्टिंग है, आपके हाथ में एक बैंड लगा है, उस बैंड पे कोई कलर है और हुआ क्या कि आपकी बॉडी का ग्लूकोज बढ़ना शुरू हुआ किसी वजह से। समहाउ अगर वो बिना हमारे हाथ को पंचर किए, बिना ब्लड को रिपोर्ट निकाले, किसी तरह से, आई एम जस्ट मतलब एक अंदाजा हम बता रहे हैं, अगर वो मटेरियल जो बैंड है हमारा ब्लू होना शुरू हो जाए तो इमीडिएटली हम जान जाएंगे कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है, स्पाइक कर रहा है। तो अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हम अलर्ट हो जाएंगे, हम थोड़ा चलना शुरू कर देंगे कि हम चलो चलते हैं, ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। मतलब समहाउ हम उस चेंज होने वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब वो यूज चेंज क्यों हो रहा है, उसके अपने कारण होंगे, कुछ होगा भाई कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कुछ करके कुछ होगा, बट हमने उसको यूज किया जब बैंड के फॉर्म में, सेंसर के फॉर्म में, इस तरह से। या कोई मटेरियल है उसमें कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी देखिए कैसे बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर ले रहा है, वो बैक्टीरिया को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो हमने अब वो क्यों कर रहा है वो एक अलग विषय है उसको जानने का। हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इससे वाटर प्यूरीफायर बनाते हैं। तो हमने एक छोटी सी फिल्म लगा करके उस मटेरियल के अपने पानी बहती हुई नाली में मान लो इसको रोक दिया। तो जब नाली से पानी बह रहा है तो आगे वो बैक्टीरिया उसमें नहीं जा रहे हैं, तो सीवेज सिस्टम को वो एक तरह से सपोर्ट कर रहा है और उसको मतलब कंटेमिनेशन जो होते हैं बैक्टीरियल और वायरल और इस तरह के, उसको वो एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो हमने उसका एप्लीकेशन पार्ट देखा। तो यहाँ पर बच्चा वही लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो डिवाइसेस एंड अदर सिस्टम एट नैनो स्केल। तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम
प्रोडक्शन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसका एप्लीकेशन ढूंढते हैं, ताकि देखते हैं कि नैनो स्केल पर डिवाइसेस कैसे हम बना सकते हैं। नैनोटेक ब्रिज मैनी ब्रांचेस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग। अब हमें कोई डिवाइस बनानी है, जैसे हमें पानी को प्यूरीफाई करना है तो हमें केमिस्ट्री को भी वहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फ्लो, सीवेज फ्लो सिस्टम है तो सिविल इंजीनियरिंग को भी हमें उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर का फ्लो हो रहा है तो कहाँ पर उसका वेलोसिटी ज़्यादा है, कम है, किस स्ट्रेंथ का हमको फिल्म बनाए कि उसको रोक ले, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, तो वहाँ फिजिक्स भी इस्तेमाल हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इस्तेमाल हो रही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो कई सारे ब्रांचेस को इकट्ठा कर करके आपको एक सोल्यूशन देती है। तो इस मल्टी डिसिप्लिनरी इसका एक नेचर होता है। से सम डिवाइसेस जैसे कि स्कैनिंग टनल माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, इस तरह के डिवाइसेस हैं। तो सच डिवाइसेस फाइंड एप्लीकेशन इन द नैनो मेडिसिन, सेंसर्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको इस सारी बात को समअप करना चाहें, ख़त्म करते हैं अपने आंसर को, तो हम कहेंगे कि नैनो साइंस लेज द थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग नैनो स्केल फिनोमेना। नैनो साइंस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हो जुड़ा हुआ है। एंड द नैनो टेक्नोलॉजी अप्लाइज दीज प्रिंसिपल्स टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट। तो टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट यूटिलाइजेस दैट कॉन्सेप्ट जो कि हमने नैनो साइंस में डिस्कवर किया है, एक्सप्लोर किया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ। ओके, नाउ एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड से इसको आप मार्क कर लीजिए कि राइट एक्सप्लेन द अप्रोचेस इन नैनो साइंस। नैनो साइंस में कौन कौन से अप्रोच को हम यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि नैनो साइंस का मतलब होता है हमारे ऑब्जेक्ट किस रेंज के हो जाएं, 10⁻⁹ से 10⁻⁷, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के हो जाएं। तो ऐसे बनाएंगे कैसे? क्या हम नेचुरली, क्या ऐसे एलिमेंट हमेशा होते हैं? अगर मैं कहूँ जैसे ये देखो, हमारे पास ये चौक है, ये चौक है, तो ये चौक है, दिस इज नॉट ऑफ नैनो स्केल, क्योंकि अब इसकी लंबाई है कुछ सेंटीमीटर की है, इसकी डायमीटर भी ठीक ठाक है, हाफ ऑफ सेंटीमीटर तो होगा ही इसका, इवन बहुत ज़्यादा ही हो इसकी डायमीटर। तो दिस इज नॉट अ नैनो स्केल ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट इट एट नैनो स्केल? एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको पीस दें, इसको ले तोड़े, छोटे छोटे टुकड़े करें, ग्राइंड कर दें, इसको कूट दें और फिर उसको पीस दें, उसको और अच्छे से पीस दें, इसको पीसते जाएं जितना आप महीन हम पीसने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जब हम उसको पीस देंगे तो हम ये बात सोच सकते हैं कि आखिर में हमारे पास पीसने के बाद जो पाउडर बचा, उस पाउडर में अगर एक कण उठाएं, एक पार्टिकल उठाएं, तो पार्टिकल नैनोमीटर के रेंज का होगा। अगर हम उठा पाएं, वैसे उठा नहीं पाएंगे, एक पार्टिकल तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर हम किसी हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे वो पार्टिकल जो होंगे उनकी डायमेंशन नैनो रेंज में आ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने इसको तोड़ा, इसको हमने तोड़ करके नैनो स्केल पे ले गए, डिस्ट्रक्शन किया, हम ब्रेक कर रहे हैं ना, एक अच्छा खासा सुडौल से चाक है, इसको तोड़ तोड़ के हम पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक अप्रोच है नैनो स्केल तक पहुंचने की। अब दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच जो प्राकृतिक रूप में देखते हैं, प्राकृतिक रूप में हम देखते हैं कि एटम्स इकट्ठा होकर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एटम होते हैं 10⁻⁻10 रेंज के, एटॉमिक रेंज के, लेकिन जब बहुत सारे एटम इकट्ठा होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा साइज बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो नैनो रेंज यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, एटम जुड़ जुड़ के मॉलिक्यूल बनाए, वहां कंस्ट्रक्शन हुआ, वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। हमने क्या किया, चौक को तोड़ तोड़ के ले आए नैनो रेंज पे, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो इस तरह से दो अप्रोच है, टॉप डाउन, आपके पास कोई चीज बल्क में है, आप तोड़ करके उसको नैनो रेंज पे ले आओ। टॉप डाउन, टॉप मतलब बड़े से छोटा, बॉटम अप क्या है, आपके पास छोटे छोटे एटम थे, आपने उनको जोड़ करके थोड़ा बड़ा करके मॉलिक्यूल बना दिया। तो दिस इज द बॉटम अप अप्रोच। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि देयर आर 2 अप्रोचेस, 2 अप्रोचेस होती हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं नैनो साइंस में। तो यहाँ लिखा है कि इन नैनो साइंस टॉप डाउन एंड बॉटम अप आर 2 अप्रोचेस टू स्टडी द नैनो ऑब्जेक्ट्स एंड इज सिंथेसिस। नैनो ऑब्जेक्ट की स्टडी, उसको बनने के कैसे हम कहेंगे, उनको हमारे पास ये 2 अप्रोचेस हैं। जैसे पहला है टॉप डाउन अप्रोच, पहला दूसरा क्या, हम एक अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, यहाँ पर दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग विथ अ बल्क मटेरियल एंड सिस्टमेटिकली रिड्यूसिंग इट्स साइज टू द नैनो स्केल। सीधी सी बात है, बड़े लेवल शुरू करेंगे, तोड़ते 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 छोटे लेवल तक ले आएंगे। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस वेरियस टेक्निक्स लाइक मिलिंग, इचिंग, ग्राइंडिंग, इन सब का इस्तेमाल होता है। मिलिंग मतलब पीसना, मिल चक्की वाला, उसको खरोच खरोच के उसको हम छोटा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पीस दे रहे हैं, मिलिंग कर दे रहे हैं, इसी तरह से हम इसको बनाते हैं। सो इट फोकसेस ऑन द सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब सब्ट्रैक्ट करना, तोड़ना, घटाना,
साइज घटाते जा रहे हैं लगातार। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेयर एक्सेस मटेरियल इज रिमूव टू क्रिएट द नैनो स्केल स्ट्रक्चर, वही बात है, पीस रहे हैं आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। यहाँ सिंथेसिस मतलब है बनाना, उसको क्रिएट करना, उसको सिंथेसाइज करना वर्ड इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, जब आप तोड़ते हो ना तो आपके हाथ में है सारी बात, आप तोड़ रहे हो, आपको चक्की कितना उसको दर दर से, आप देखते हैं कभी, अब तो खैर कल्चर ख़त्म सा हो चुका है। जब गेहूं पिसाया जाता था तो गेहूं पिसाने के लिए लोग गेहूं को लेके जाते थे, तो गेहूं पिसाते तो आटा बनता था, आटा खाते। अब तो रेडीमेड आटा समाने लगा पैकेटों में। तो जब आप गेहूं पिसाने जाते हो तो वहाँ जो चक्की वाला होता है उससे कहते थे भाई थोड़ा दरदरा पीसने से, दलिया बनानी है हमें गेहूं की, तो थोड़ा दरदरा पीसता। दरदरा मतलब महीन महीन पार्टिकल नहीं होते थे। तो जब दलिया होती है, एक गेहूं 3-4 टुकड़ों में टूट गया तो वो होता था। अच्छा, जब आप कहते थे मैदा बनाना है, तो मैदा बनाने के लिए क्या होता था, उसके पास सेटिंग होती थी, वो चक्की के जो पार्ट होते थे, जो चक्की के जो पत्थर होते जो रगड़ते थे, जिससे गेहूं आटे बनता था, उसको और पास कर देता था। इससे क्या होता था, गेहूं बहुत महीन पिसता था, इतना महीन कि वो मैदा के फॉर्म में आ जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम कितनी देर तक ग्राइंड करें, कितना रिग्रेसिव उसको, कितना एग्रेसिव ग्राइंड करें, ये सब हमारे हाथ में होता है। तो हम नैनो पार्टिकल की उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आखिरी में आप देखो लिखी है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि दिस अप्रोच प्रोवाइडेड कंट्रोल ओवर शेप and the size of the structure. It is also suitable for the construction of the device like the semiconductor and microelectromechanical devices, and also it expensive with rise of impurity and imperfections होते हैं। हाँ भाई, चक्की वक्की लगाना है तो क्या पैसा खर्चा होगा, उसके बाद में ये भी दिक्कत पता लगेगा, चक्की जो आप जिसको ग्राइंडिंग कर रहे हो उसके ही कुछ प्रॉपर्टी नैनो लेवल पे आकर के उसमें आपके मिक्स हो गई तो यू कांट डू एनीथिंग, और इम्परफेक्शंस वगैरह इसमें हो सकते हैं। बट स्टिल इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंट्रोलेबिलिटी इसके ऊपर होती है। कंट्रोलेबिलिटी होने की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं, हम नॉर्मली इसको यूज करते हैं। अब दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप में क्या होता है कि हम छोटे शुरुआत करेंगे एटॉमिक लेवल से, देन हम नैनो लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस अप्रोच बिल्ड्स नैनो स्ट्रक्चर एटम बाय एटम और मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे जोड़ के। इसे आप देखो, अगर मैं ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द बायोलॉजी, बट हाउ द लाइफ स्टार्टेड। आप जब माँ के गर्भ में होता है तो जस्ट एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। कोई भी जीवन, हम सब जब बने अपने माँ के गर्भ में तो हम क्या थे, एक कोशिका थे। एक कोशिका जो माँ के शरीर में था, एक कोशिकाएं जो पिता के शरीर से आई, फिर वो सेल्स बना, दे डिफ्यूज हुए, 1 के 2 बने, 2 के 4 हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया वो सेल्स बढ़ती गई। तो शुरुआत हुई 2 सेल्स से, और फिर वो 2, 10,000, 2 लाख, 20 लाख हुई, एंड देन उससे आँख, नाक, कान, नर्वस सिस्टम सब कुछ बनना शुरू हुआ, एंड देन अ होल चाइल्ड ग्रो फ्रॉम दैट सेलुलर स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। और ऐसा करने के लिए हमें कोई बहुत सारा हाई वोल्टेज नहीं किया। माता के शरीर की जो हीट है वो हीट, उसके लिए माता जो खाना खा रही, उस खाने से जो न्यूट्रिशन गया वो न्यूट्रिशन पर्याप्त है। कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं लगाना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा उसके लिए बहुत सारा कुछ नहीं किया। एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो जिस लेवल पे सर्वाइव करती है उसी लेवल पे इतना कुछ हुआ, सेलुलर स्ट्रक्चर बटे, और दिन पूरा मतलब ह्यूमन क्रिएट हो गया। एंड ह्यूमन इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो फैसिनेटिंग। मतलब उसका ब्रेन कितना फैसिनेटिंग है, उसका लीवर सिस्टम कितना फैसिनेटिंग, किडनी सिस्टम कितना फैसिनेटिंग है, हार्ट कितना फैसिनेटिंग है, और ये सब कुछ कितने लो एनर्जी पे काम कर रहा है, कितनी लो एनर्जी से काम कर रहा है। मतलब लो ही एनर्जी कहोगे। आज आपको अगर एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, अगर आप किसी फैक्ट्री में जाओ, एक मोबाइल फ़ोन बनाने की आप देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। अगर एप्पल को खाली एक मोबाइल फ़ोन बनाना हो तो मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा बने, उसको तो मास प्रोडक्शन करता है तो थोड़ा उसका रेट वो लोग कंट्रोल कर ले जाते हैं। बट ह्यूमन इज क्रिएटिंग सिंगल, ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियाँ लगी हैं कि माता के शरीर से सैकड़ों निकल रहे हैं एक लाइफ क्रिएट करने में, एंड द एनर्जी इन्वॉल्वमेंट इज सो wonderful. So this is the bottom up approach. Nature is adopting the bottom up approach, and it's the self assemble approach, and this is the most fascinating thing I would say.
सो दिस इज, अब यहाँ पे लिखा है कि दिस इज एन एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस क्यों करें? ऐड हो रहा है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर ऐड हो रहा है, या एटम एटम ऐड हो रहे हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। एडिटिव नेचर बाय नेचर वे सेल्फ असेंबली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर। सेल्फ असेंबली मतलब आपस में अपने आप जुड़ रहे हैं ये। एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू बिल्ड एन नैनो स्केल ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टिव तो हो ही रहा है। अब दिस अप्रोच प्रोवाइडेड हायर प्रिसिशन एट द एटॉमिक स्केल एंड fewer defects and imperfections are present in the nano product. That is the superiority of this approach. By this approach, very complex nanostructures are formed. Like human, we are very complex object. So the main problem with this approach is it is slow rate in the top-down method and requirement of the precise control over the reaction condition. Now this is very important thing कि जो सेल्फ असेंबली या जो बॉटम अप्रोच होता है उसके लिए किस तरह केमिस्ट्री हमको मालूम होनी चाहिए, कितने प्रिंसिपल हमको मालूम होने चाहिए केमिस्ट्री के, दैट इज अ प्रॉब्लम, हम सब नहीं जानते। सो दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, स्लो, नॉट सुटेबल फॉर द फैक्ट्री लेवल, एंड दिस इज द बॉटम अप्रोच। ओके, देखो यहाँ पर कुछ बनाने की कोशिश की गई है। आप एक बेहतर चित्र गूगल से ढूंढ लीजिएगा, आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि आप देखो एक बड़ा सा बॉक्स बनाया है, फिर उसको ऐसा 6 बॉक्सों में तोड़ दिया, जिस सोच दैट कि हमने उसको ब्रेक कर दिया, फिर उसको और छोटे पार्ट में तोड़ दिया और फिर हमने इसको यहाँ पर पार्टिकल फॉर्म में दिखा दिया। सो दिस इज द नैनो पाउडर बन गया, एंड दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम द बल्क मटेरियल एंड देन कन्वर्टेड इट टू द नैनो ऑब्जेक्ट। Now in the second diagram you are seeing that ki there is particles like atoms, then atom get assembled and get a little bit bigger object, nano scale object, and the product nano scale का बनना। This is the bottom up approach. Okay, इस तरह से आप ये 2 अप्रोचेस कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस में आप ये देखोगे एक चीज़ और पूछी जाती है कि अगर आपको टॉप डाउन अप्रोच की बात करनी है तो आप मुझे बताएं, ऐसे केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड होता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड है, इसके बारे में बताएं, एक्सप्लेन करें कि केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड क्या होता है और इट इज़ इंक्लूडेड इन द टॉप डाउन अप्रोच। देखो ऐसा होता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, नैनो टेक्नोलॉजी हमको समझ में आने लगी, तो हमने उससे बहुत सारे एप्लीकेशन खोजे। उसमें से एक एप्लीकेशन होता है जैसे आपको कोटिंग करनी है। जैसे आप देखते हो, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी टूल्स खरीदने जाओ तो लोहे का टूल होता है, जैसे पेंचकस है या स्क्रू ड्राइवर है या ड्रिलर का पिन है, वो सब खरीदने जाओ तो जब आप शॉप पे जाओगे तो ना बहुत ही बढ़िया स्टील प्लेटेड चमकते हुए वो ब्लेड, वो चाकू, वो ड्रिलर के पिन, वो सब आपको दिखाए जाएंगे। अब आप कहोगे कि हाँ देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोटेड है, प्लेटेड है, कैसे करते हैं प्लेटिंग? इसके तरीके होते हैं, उन्हीं में मतलब एक CVD भी उसका एक तरीका है। या अगर आप कभी देखें जो सर्जिकल सामान होते हैं, जो मतलब जैसे सर्जरी की जाती है उस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या जो और कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है मेडिकल सेक्टर में, उनको बहुत अच्छे से पॉलिश किया, बहुत अच्छे कोटेड किया जाता है। वहाँ कोटिंग सुंदर दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि बॉडी में जब वो औजार डाले जाएंगे तो उस औजार का कोई इफेक्ट बॉडी पे ना आए, कोई कंटेमिनेशन ना हो, ऐसा कुछ करने के लिए भी कोटिंग वहाँ पर की जाती है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसकी क्या कहते हैं, बायो एक कुछ उसका वर्ड होता है, मतलब बायोलॉजिकल हजार्डनेस ना हो, ऐसा करने के लिए उसको क्या किया जाता है, तो कोटिंग होती है। अलावा इसके चश्मों पे कोटिंग की जाती है, थिन फिल्म की कोटिंग, ताकि एंटी रिफ्लेक्टिंग हो। जैसे आप कभी खैर मैंने इंडिया में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं है, इंडिया में बहुत कम ऐसे एंकर हैं जो चश्मा लगा के न्यूज पढ़ते हैं। मोस्टली एंकर्स तो चश्मा नहीं लगाते, रजत शर्मा चश्मा लगाते हैं, लेकिन आप कभी देखो जब शूटिंग होती है तो बहुत सारे कैमरे ऑन होते हैं, लेकिन उनकी चश्मे पर रिफ्लेक्शन नहीं आता, हमको आंखें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। कुछ कैमरा एंगल और लाइट का भी इफेक्ट होता है, कुछ उस चश्मे की कोटिंग का भी होता है। तो उसके चश्मे पे अगर हम एक तरह कोटिंग कर दें तो कोटिंग क्या करता है, रिफ्लेक्शन को बहुत रिड्यूस कर देता है। तो इससे क्या होगा, सामने से लाइट आती है कैमरे की, लैंप की, लेकिन वो हमारे चश्मे से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो कैमरा में उसके रिफ्लेक्शंस नहीं आते, तो आपको एंकर की आंखें साफ साफ दिखती हैं। कभी CNN वगैरह के कोई विदेशी न्यूज यूट्यूब पे करके देखो या चैनल पे करके देखो, तो वहाँ पे आपको कुछ, वहाँ तो कॉमनली लोग गॉगल्स लगाते हैं, चश्मा पहनते हैं, बट उनमें भी ये सब होता है। तो इस तरह से एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग को हम भी एक नॉर्मल लाइफ में हम कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पर हम CVD का यूज करके देख सकते हैं। CVD मेथड से जुड़ा हुआ है, हालांकि बहुत सारी टेक्निक आ चुकी हैं, बट CVD कैन डेवलप अ थिन फिल्म, अ वेरी थिन फिल्म ओवर अ सबस्ट्रैक्ट।
तो लिखा है यहाँ पर कि केमिकल वेपर डिपोजिशन इज़ अ पावरफुल टेक्नोलॉजी नो डाउट फॉर प्रोड्यूसिंग द हाई क्वालिटी सॉलिड थिन फिल्म एंड कोटिंग, जैसे मैंने बताया आपको. सो इट इज़ वाइडली यूज इन द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड इट इज़ अ वैक्यूम डिपोजिशन मेथड, जो कि इसका मेन नेचर है, इसलिए इसका नाम केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है कि वैक्यूम जहाँ कंट्रोल तरीके से हम प्रेशर और एयर कंडीशन होती है वहाँ पर ऐसा होता है. तो एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ पैराग्राफ, फिर डायग्राम पे आते हैं. तो यहाँ पर लिखा गया है कि इन सीवीडी द सबस्ट्रेट मतलब होता है जिसके ऊपर आप कोटिंग करनी है, वेफर जो होता है, इज एक्सपोज टू वन और मोर वोलेटाइल प्रिकर्सर्स विच रिएक्ट और डिकम्पोज ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डिपॉजिट. बात करूंगा मैं इसकी. तो मेनली क्या होता है, सबसे पहले आपको जिस पे कोटिंग करनी वो आप लेते हो, उसको आप सबस्ट्रेट कहते हो, वेफर कहते हो. फिर उसके बाद आपको कुछ गैसेस लेनी होती है, मतलब आपको मान लीजिए उसके ऊपर सिलिका ऑक्साइड की कोटिंग करनी है या कोई ऐसा मटेरियल की कोटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, ऐसा कुछ प्रिकर्सर लोगे, चाहे सिलिका ऑक्साइड लो या कुछ वैसा जो कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, वोलेटाइल हो, वेपराइज हो सके, ऐसा कुछ हम उसको उसकी फॉर्म लेंगे. और फिर हम क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ ऐसा उसको भेजेंगे, उन गैसेस को, उन प्रिकर्सर्स को, कि वो आपस में रिएक्ट करें, केमिकली रिएक्ट करें और देन डिपॉजिट हो जाए इसके ऊपर. तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखो, मैं फिर से याद देता हूँ कि आप क्या लेते हो, एक्सपोज टू वन और मोर वोलेटाइल प्रिकर्सर्स वही है जिसकी कोटिंग करना चाहते हैं, विच रिएक्ट और डिकम्पोज ऑन द सबस्ट्रेट सरफेस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डिपॉजिट. ओके मैनी टाइम्स वोलेटाइल बाई प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस. अब कई बार क्या होता है कि जो हमें बनाना चाहिए उसके अलावा भी कुछ बन जाते हैं प्रोडक्ट, जो बाई प्रोडक्ट हैं, केमिकल के थ्रू बने हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि उनका कोटिंग हो, तो उनको फिर हम जो है बाहर भेज देते हैं, बाहर रास्ता दिखा देते हैं, विच आर रिमूव बाई गैस फ्लो थ्रू द चैम्बर. ठीक है. सो सीवीडी प्रोसेस में रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग स्कीमेटिक एंड दैट इंक्लूडेड द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द प्रोसेस. ओके, लेट मी शो यू द स्टेप. तो यहाँ पर क्या होता है, सीवीडी में एक फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है. उस भट्टी के अंदर आप सबस्ट्रेट रखते हो, उसमें हीट, मतलब वो हॉट प्लेट, कोल्ड प्लेट भी होता है. तो अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये एक लेयर है, इस सबसे ऊपर जो दिखा रहा हूँ मैं, एक लेयर है भट्टी की, एक तरह से आपके दो लेयर है. ऐसे ही एक यहाँ पर दिख रहे हो नीचे लेयर है. ठीक, ये दो लेयर हो गई हैं. उसके बाद फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप स्टेप नंबर ए देखो, इधर से आप कुछ गैस ट्रांसपोर्ट करते हो. तो जो आपके सर्कल दिखाई पड़े गैस मॉलिक्यूल है. अभी जो गैस एटम होते हैं, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, इनके पास दो रास्ते होते हैं जाने के. एक तो देखो ये दिखा रहा है कि बी के थ्रू होते हुए गैस डिफ्यूजन हुआ, और गैस डिफ्यूजन होने के बाद क्या हुआ कि ये सबस्ट्रेट की लेयर पे आकर के इकट्ठा हो गए. एक तो ये तरीका है कि आपने गैस भेजा, वो गैस क्या करते हैं, सीधे आपका डिफ्यूज कर जाते हैं, आपके इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, डिफ्यूज कर गए और मटेरियल के ऊपर इकट्ठा हो गए, फिर धीरे धीरे एक लेयर बना दी, वो लेयर और सॉलिडिफाई हो गई, जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट थे वो बाहर चले गए. दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जो आपने गैस भेजी, ये गैस आगे गई और रिएक्शन किया, और जो गैसेस आपने भेजी थी उनके साथ रिएक्शन किया. रिएक्शन करने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बना, वो बाय प्रोडक्ट डिफ्यूज हुआ और आपका कोटिंग शुरू हुई और कोटिंग कंप्लीट हो गई, बाय प्रोडक्ट बाहर चले गए. तो यहाँ पर एक तरीका क्या है कि आपने गैस भेजा, गैस डिफ्यूज कर गई, कोटिंग करते हुए एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट बाहर भेज दिया. एक है आपकी गैस फेज रिएक्शन करती है, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट बनाती है, उसके बाद वहाँ से वो डिफ्यूज करती है, सरफेस पे ओवर लेयर्ड होती है और फिर बाहर चली जाती है. तो कुल मिला के हो क्या रहा है, एक तरह से रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद फिर आगे कोटिंग हो रही है और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वहाँ से गायब हो जा रही हैं. इतना ही आप सीडी में लिख दोगे. दैट इज, ये ग्राफ अपने आप में बहुत बढ़िया है, ये डायग्राम अपने आप बहुत बढ़िया है. ये डायग्राम बना दोगे, आई वुड से कि आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे. मतलब मैं एक कॉपी चेक करने वाले टीचर के हैसियत से कह रहा हूँ कि जब हम लोग कॉपी देखते हैं तो हम क्या उम्मीद करते हैं, हम बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं वो क्या लिखें, और जो थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, अपनी हद से बाहर जाके लिखते हैं, डेफिनेटली उनको उसका फ़ायदा बहुत मिलता है. तो देखो एक, अब इसमें ए स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप as a first step the reactant gas are transporting into the reactor. जहाँ ये सारा कुछ होता है उसको रिएक्टर कहते हैं. तो देन देर आर टू पॉसिबल रूट्स फॉर द रिएक्टेंट. जैसे मैंने बताया, एक रूट तो ये है बी से जाए या एक रूट है डी से जाए. तो टू रूट्स होते हैं. पहला रूट क्या है कि जो हमने भेजे हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं बाउंड्री लेयर्स के एंड एब्जॉर्बिंग इनटू द सबस्ट्रेट पे जाकर के एब्जॉर्ब हो गए, चिपक गए, उस पर अपना रिएक्शन करने लगे. दूसरा क्या होता है, अनदर वे इज टू फॉर्म द इंटरमीडिएट रिएक्टेंट. जैसे मैंने यहाँ बताया, इंटरमीडिएट रिएक्टेंट बनाते हैं एंड फिर क्या होता है, एंड बाय प्रोडक्ट वाया गैस फेज रिएक्शन एंड बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द डिफ्यूजन के थ्रू वो फिर से
आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द सरफेस डिफ्यूजन है हेट्रो रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है। अब हेट्रोजीनियस रिएक्शन को केमिस्ट्री के बारे में नहीं जा रहे हैं आगे, स्टेप ही होता है, और इट टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म। तो इस तरह से आखिर में क्या होता है, थिन फिल्म वहाँ पर बन जाती है, कोटिंग हो जाती है, एंड फाइनली बाई प्रोडक्ट एंड अनरिएक्टेड जो स्पीसीज होते हैं वो एडजॉर्ब फॉर्म में सरफेस से फोर्स आउट कर दिए जाते हैं रिएक्टर्स में एक एग्जॉस्ट के थ्रू। ये हो जाता है, मतलब जितना काम हुआ, बाकी जो धूल धक्का और बाकी कुछ है वो बाहर निकाल दी जाती है। अब सीवीडी मेथड तरीके प्रकार कितने होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई पैमानों पर इनके डिवीजन किए जाते हैं। जैसे एक है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग कंडीशन। आप जब सीवीडी मेथड को ऑपरेट करते हो तो किस तरह कंडीशन लगाते हो, कंडीशन मतलब आप प्रेशर कंडीशन कैसे लगा रहे हो, आप टेम्परेचर कंडीशन कैसे लगा रहे हो, इस तरह कंडीशंस पे, और कौन से मटेरियल यूज करो। तो कई सारे तरीके हैं जिनके बेसिस पर हम मेथड को बांटते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हॉट प्लेट, कोल्ड प्लेट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक सीवीडी यानी कि एपीसीवीडी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप वो पूरा प्रोसेस कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल वैक्यूम डिपोजिशन। दूसरा है लो प्रेशर सीवीडी, तो एलपीसीवीडी हो गया। फिर अल्ट्रा हाई वैक्यूम सीवीडी हो गया। सब एटॉमिक सीवीडी, तो सब एटॉमिक सीवीडी हो गया। इसमें से एलपीसीवीडी और यूएस सीवीडी जो है वो मोस्ट कॉमन होते हैं, जो मोस्ट कॉमन मतलब आज की इंडस्ट्रीज में जिसको हम लोग यूज करते हुए ज़्यादा देखते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टू। तो आप ये 4 प्रकार याद कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या हैं, तो सीवीडी इज़ वेरी यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ द एटॉमिक लेयर डिपोजिशन एट डिपॉजिटिंग एक्सट्रीम थिन लेयर ऑफ मटेरियल। तो बहुत पतली सी लेयर आपको कहीं लगानी है तो आप इसका यूज करते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। और कहाँ पर इसका यूज है, मेम्ब्रेन कोटिंग में इसका बहुत सारा यूज है। मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी जो वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, वाटर डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर हमने मटेरियल्स बनाए, उसमें कुछ पोर्स बनाए, उन पोर के अंदर कोटिंग कर दी ताकि वो रिएक्टेंट ना रहे। अब वो कोटिंग इतनी महीन होती है कि वो कोटिंग भी होती है, लेकिन इतनी महीन होती है कि छेद जो बहुत ही मिलीमीटर के छेद या उससे भी छोटे पतले छेद हैं उनको बंद नहीं करती। मतलब कोटिंग भी होगी लेकिन छेद बंद भी नहीं होंगे। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल इन द मेम्ब्रेन कोटिंग सच एज दोज इन द डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मतलब होता है जहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन है उसका सैलिनिटी कंट्रोल करते हैं। सो और द वाटर ट्रीटमेंट as these coatings are thin and uniform so they do not clog the membrane pores। तो मेम्ब्रेन में कोटिंग भी हो जाती है कंटेमिनेशन को बचाने के लिए एक तरह से, और उसके पोर भी बंद नहीं होते। सीवीडी के थ्रू हमने बहुत ही कंट्रोल तरीके से उस पर एक बहुत ही थिन यूनिफॉर्म लेयर की कोटिंग की होती है। सो दिस इज द सीवीडी टाइप्स, प्रोसेस एंड द एप्लीकेशन। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट वी नीड टू डिस्कस द सॉल्जेल मैथड। सॉल्जेल मैथड क्या होता है, सॉल्जेल मैथड के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। ना सॉल्जेल मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर पहले हमारे पास मेथड हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो इसका एक सिंपल तरीका है, इसका सिंपल फिलॉसफी ये है कि आप क्या करो, पहले एक मटेरियल लो, उसको घोल दो, डिज़ोल्व कर दो, उसके बाद फिर से उसको ड्राई करो और फिर से वो मटेरियल रिकवर करो। इट इज समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने चीनी ली, नमक लिया, आपने नमक को पानी में घोल दिया। नमक को पानी में घोलने के बाद क्या हुआ, नमक के अंदर जितनी धूल थी मान लो वो नहीं घुली, वो पानी की सतह पर है। आपने वो नमक को धूल छान दी, नमक के मॉलिक्यूल पानी में घुले हुए हैं। फिर आपने उस बोतल को धूप में रख दिया। धूप में रखने पे क्या हुआ, जितना पानी था वो इवेपोरेट हो गया, आपके पास फिर नमक आ गया। लेकिन जो नमक घोला था और अब जो नमक आया है, इन दोनों में क्या हो चुका है, एक वो धूल की इम्प्योरिटी हट चुकी है। या आपको नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, आपको पोटेशियम मिलाना है, तो आपने क्या किया, नमक को घोला, पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम घोल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, धूल धक्कर हट गया। फिर जब ठंडा हुआ, जब वो उसका ड्राई हुआ, सारे उड़ गया, तो आपका सोडियम क्लोराइड के अंदर पोटेशियम भी एक पार्टिकल के रूप में वहाँ पर आ गया है। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म डिजोल्यूशन, डिजोल्व करने का तरीका हो गया। तो सोल्जेल इज समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग कि आप, यही फिलॉसफी है बेसिकली। थोड़ा फैंसी नाम है सोल्जेल, बट बेसिक फिलॉसफी इसकी यही है कि आप उसको डिजोल्व करो एंड देन उसको कंट्रोल करो। डिजोल्व करते समय उसमें आप जो मिक्स करना है मिक्स कर दो, या उसमें कुछ और प्रोसेस करने हैं वो कर दो, पॉलीमराइजेशन करना है वो कर दो, और भी जो करना है कर दो। देन उसके बाद आप जो चाहते हो, आप पाउडर चाहते हो पाउडर बना दो, उसको सिंटरिंग कर दो, उसको हीट प्रेस कंप्रेशन कर दो, तो उसको सिरेमिक बना लो, उसको
कुछ और तरीके से क्वांटम डॉट बना सकते हैं, मैनी प्रोसेसेस आर देयर. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. तो सॉल्जल इज अ बॉटम अप अप्रोच डेफिनेटली, क्योंकि हम यहाँ चीज़ों को घोल देते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जा करते हैं. इट्स अ बॉटम अप अप्रोच. अब टॉप डाउन में प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि द टॉप डाउन अप्रोच इज अ डिस्ट्रक्टिव मेथड. हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ डिस्ट्रक्टिव मेथड है. वेयर अ बल्क मटेरियल इज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ऑलरेडी हम कह चुके हैं. सो बाय वेरियस प्रोसेसेस लाइक क्रशिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सबसे हम जो करते हैं. बट दिस टिपिकल पाथवे इज नॉट यूजफुल इन प्रिपेयरिंग यूनिफॉर्म शेप्ड मटीरियल. आप पीस रहे हो, तोड़ रहे हो, चक्की में पीस रहे हो, क्रश कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, इससे आपको यूनिफॉर्मिटी, आप ये तो कह दो कि हाँ हमने मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम को नैनो लेवल पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बट कुछ तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मिटी रहेगी. अब इस चीज़ को भी हम एटॉमिक लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल यूनिफॉर्म चाहिए, मतलब अल्ट्रा लेवल की होमोजेनाइटी चाहिए. सो क्या करना होगा? सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, एटम बाई एटम या क्लस्टर बाई क्लस्टर, क्लस्टर मतलब समूह एटमों का, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं मटेरियल को डेवलप करने के लिए, और यही हमारे बॉटम अप्रोच का मेन थ्रस्ट है. तो सॉल्जल मेथड क्या है? एक बॉटम अप अप्रोच है. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड नेटवर्क. दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन जो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ. व्हाट इज द सॉल्जल? तो सॉल्जल की ऑफिशियल डेफिनेशन है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड नेटवर्क थ्रू पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर इन द लिक्विड. उल्टा पढ़ना शुरू करें. करते क्या है? पहले हम एक लिक्विड लेते हैं. सबसे पहले क्या होगा? हम एक लिक्विड लेंगे, फिर उसमें एक मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर ऐड करेंगे, घोलेंगे एक तरह से. मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर मतलब जिसका हमें आगे सॉल्जल बनाना है, उसको हम लेंगे. फिर क्या करेंगे? उसके बाद उसमें पॉली कंडेंसेशन का रिएक्शन, पॉली कंडेंसेशन वाली प्रोसेस करेंगे, और उसकी वजह से हमारे पास एक ऑक्साइड नेटवर्क बन जाएगा, और यही पूरा सॉल्जल मेथड है. तो डेफिनेशन में आप उल्टा कह रहे हैं कि हम क्या बनाएंगे? वी आर गोइंग टू फॉर्म, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड नेटवर्क. कैसे? थ्रू द पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन. किसका? ऑफ द मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर. कहां पर? इन अ लिक्विड. ओके, आई होप यू गेट द आइडिया. मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होगे. डेफिनेशन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बड़ी फैंसी है, एंड आप इसको ऐसे याद करो कि फॉर्मेशन किसका? ऑक्साइड नेटवर्क का. कैसे? थ्रू पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन. किस चीज का? मॉलिक्यूलर प्रिकर्सर का. कहाँ? इन अ लिक्विड. ओके, सो इन द सॉल्जल मेथड, द सॉल का मतलब क्या होता है? सॉल मतलब सॉल्यूशन. सॉल. जेल मतलब होता है जेलियस स्ट्रक्चर. जेली देखा है ना, जेली जो होता है, लिबलिबा सा, पिलपिला सा जेली जो होती है. तो सॉल जेल मेथड में क्या होता है? जो सॉल रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन को, वाइल द कोलाइडल 3 नेटवर्क इज कॉल्ड द जेल. और जो कोलाइडल लिबलिबा सा वो जो नेटवर्क बनता है, दैट इज द जेल. जेल सबने देखा है, जैसे आपने देखा होगा ना, वो क्लोजअप जेल, टूथपेस्ट जेल फॉर्म में, उसमें अंदर पार्टिकल तैरते रहते हैं, तैरते कहते हैं, फंसे रहते हैं ऐसे. या आपने फेस वॉश आते हैं बहुत सारे, इसमें जेल होते हैं, उसमें कुछ बीड्स वगैरह होती हैं, कुछ स्पार्कल्स होते हैं. या ग्लू देखो, ग्लू आते हैं कुछ स्पार्कल्स वाले, ग्लिटर होते हैं इसके अंदर. तो आप सीसी देखोगे तो ग्लू है, ग्लू के अंदर वो जो ग्लिटर है वो अटके हुए हैं. ऐसा नहीं कि वो नीचे, जैसे पानी में क्या होता है ना, एक नॉर्मल पानी में आप कुछ ग्लिटर घोलो तो ग्लिटर धीरे धीरे किरकिरी जो होती है वो नीचे बैठने शुरू हो जाती है. लेकिन जो ग्लू वगैरह होते हैं ना, जेलस स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें वो फंसे रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं. कोई नेटवर्क बना हुआ है. सो क्या लिखा है कि इन द सॉल्जल मेथड सॉल रिप्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन. कॉम्प्लेक्स मीन्स बिकॉज आप उसमें बहुत कुछ ऐड करते हो ना, जिसको आप बना रहे हो, जिस तरह से बना रहे हो. सो एक सॉल कैसे बनता है? सॉल कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड विथ कोलाइडल पार्टिकल्स विच आर नॉट डिजॉल्व बट डू नॉट एग्लोमेरेट. इकट्ठा भी नहीं हो रहे हैं और ना ही पूरी तरह से डिजॉल्व हो रहे हैं, उसी के अंदर एक तरह से मिक्सअप हो गए हैं ना. उसमें मतलब वो ऐसा नहीं कि वो नीचे बैठ गए हैं, जैसे मैंने बताया ना, बैठ नहीं रहे हैं और सेडिमेंट नहीं हो रहे हैं. सो द एग्लोमेरेशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल इज ड्यू टू द वॉन्डर वॉल फोर्स. तो ये जो किसकी वजह से होते हैं? वॉन्डर वॉल फोर्स की वजह से ऐसा होता है. एंड इट्स टेंडेंसी इज टू डिक्रीज द टोटल सरफेस एरिया. सो दिस इज अ वीक फोर्स. अभी वॉन्डर वॉल फोर्स क्या होता है? वीक फोर्स होता है, जो कि फिर कुछ ही नैनोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और ये इस पार्टिकल लिक्विड होते हैं, एक तरह से लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं. अब यहाँ पर क्या होता है? अब जेल क्या होता है? एक जेल कंसिस्ट होता है 3 डायमेंशनल कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है विच इंक्लोज अ लिक्विड फेज, जिसमें कि एक लिक्विड फेज भी होता है और एक पूरा
3 डायमेंशनल कंटिन्यूअस नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। और सोल-जेल प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। अब सोल-जेल में 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है हाइड्रोलिसिस या कंडेंसेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि असल में सॉल्यूशन सॉल्ट को बनाता है। फिर जिलेशन प्रोसेस होता है, जिससे सॉल-जेल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम एजिंग करते हैं और फिर ड्राइंग करते हैं। ये 4 प्रोसेस है, मेनली 4 प्रोसेस होते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। आप देखो पहले स्टेप में क्या होता है, हमने एक सॉल्यूशन लिया है, प्रिकर्सर उसमें ऐड कर दिया है, कंडेंसेशन किया। कंडेंसेशन करने के बाद हमारे पास ये देखो ये जो कुछ पार्टिकल मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोलाइडल सॉल स्ट्रक्चर बन गया। फिर हमने इसका जिलेशन किया, इसको जेल बनाना शुरू किया। तो जिलेशन किया तो हमारे पास ये जो पार्टिकल्स थे, ये वॉन वाल फोर्स की वजह से आपस में इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। फिर अगर हमने इसको सुपर क्रिटिकल ड्राई किया, तेजी से ड्राई किया, तो इसका जितना वो लिक्विड वाला पार्ट था वो एकदम से वेपराइज हो जाएगा और हमारे पास खाली ये जो वैन डर वाल प्रेजेंस में जो वो स्ट्रक्चर था वो हमें मिलेगा। इसको हम एरोजेल भी कहते हैं। अगर हम इसको सिंटरिंग कर दें, इसको हीट ट्रीटमेंट प्रेशर के साथ दें, देन वी गेट अ डेंस सिरेमिक। एक और तरीका हो सकता है, जैसे हमारे पास जेलुलर स्ट्रक्चर था, हमने उसको ड्राई किया, हमने क्रिटिकल ड्राइंग की जगह पर नॉर्मल ड्राई किया, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, उसको सिंटरिंग के थ्रू हमने सिरेमिक बना दिया। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, जैसे सॉल मिला, सॉल को अब सॉल में क्या है, लिक्विड फॉर्म भी है, स्ट्रक्चर उसके अंदर बिखरे हुए हैं। आपने क्या किया, उसको किसी सरफेस के ऊपर स्प्रे ड्राइंग किया, मतलब आपने एक तरह से स्प्रेइंग किया ताकि यूनिफॉर्म लेयर बन जाए, स्प्रे ड्राइंग किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक थिन फिल्म वहाँ पर बन गई। या आपने नॉर्मल ड्राई करके उसका एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हम स्टेजेस देखते हैं कि सॉल-जेल प्रिकर्सर्स के प्रोसेसेस के कई स्टेजेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। अगर इसको स्टेप वाइज तरीके से लिखने की कोशिश की जाए तो आप लिखोगे कि दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द होमोजीनियस लिक्विड प्रिकर्सर। सोल्यूशन बनाते हैं, होमोजीनियस मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज मिसिबल विद वाटर और अदर रिएजेंट, जिसमें घुल जाए, वाटर में घुल जाए या किसी और रिएजेंट में घुल जाए, उसमें हम उसका एक होमोजीनियस लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ होमोजीनियस सोल्यूशन विद द सुटेबल रिएजेंट हम करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू द, इसमें सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हियर मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन इज अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द हाइड्रोलिसिस कंडीशन। अब वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस भी उसमें यूज करके हम उसको मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन मतलब होता है उनका अकोमोलेशन को, उनकी नेटवर्क स्ट्रक्चर को, उनके बीच में कितना मतलब डेंसिटी कितनी है, क्लस्टरिंग हो रही कि नहीं, सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिमराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इसको हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल होता है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर और तरीके होते हैं, जैसे कि स्प्रेइंग कर दो, ड्राइंग कर दो, ग्राइंडिंग कर दो, फिर नैनो फिल्म, पाउडर, डेंस सिरेमिक, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। तो इस तरह से सॉल-जेल मेथड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और इतना ही आपको लिखना है, इतना आप लिख दो, ये डायग्राम बना दो, दैट इज मोर देन इनफ आई वुड से। आप ये डायग्राम यहाँ का बना दीजिए, आप ये डायग्राम CVD का बना दीजिए, इतना कुछ बना ले जाओगे बच्चों, तो आप अपने आप अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट कर चुके होगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द नैनो पार्ट, नैनो सेक्शन है, और इस चीज़ को आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।